हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें। श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता कृतिका सोनी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मीडिया लॉज क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या क्या है आज के समय में। तो इस संबंध में हम इनसे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं कृतिका सोनी जी आपका आज के इस कानूनी सलाह के कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कब से इस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से हुई है। सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से मैंने शिक्षा हासिल करी है और मैंने अपना बीए सोफिया गर्ल्स कॉलेज से किया है। मैंने एमबीए भी कर रखा है जो कि मैंने जयपुर से आरटीयू से किया हुआ है और मैंने वीबीयू से एलएलबी किया हुआ है जिसमें मैं टॉपर रह चुकी हूँ और 2 साल से इस कानून के क्षेत्र में कार्यरत। तो बहुत ही अच्छा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है और 2 सालों से आप इस कानून के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी हासिल होगी आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि मीडिया लॉज क्या है, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मीडिया लॉज क्या है, इसके बारे में आप हमें हमारे श्रोताओं को बताइए। मीडिया लॉज वो सारे कानून है जिसके अंतर्गत सारे मीडिया जैसे कि टीवी, इंटरनेट, विज्ञापन और बाकी सारे नए मीडिया के उपकरण जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ये सारे आते हैं। जैसे कि आज कोरोना काल में दिखाया गया ओटीटी कार्यक्रम है, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अखबार एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हम आम जनता की भावनाओं को पहुंचाते हैं और दूसरा लक्ष्य ये हमारा निर्धारित करता है कि बहुत ज़रूरी जो उद्देश्य है उनको जागृत करते हैं और तीसरा लक्ष्य है महत्वपूर्ण भावनाओं को जागृत कर लोकप्रिय उद्देश्यों को विनम्रता पूर्वक व्यक्त करना। तो जैसा कि आपने कहा महात्मा गांधी की भावनाओं से, विचारों से हम अभी अवगत हो चुके हैं कि मीडिया लॉज की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म और या सोशल मीडिया का काफ़ी चलन बढ़ गया है और ऐसे में मीडिया कानून की प्रासंगिकता भी काफ़ी अहम है। इस पे किस तरह से मॉनिटर किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि इसके कई सारे दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं आज के समाज में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीडिया लॉ की प्रासंगिकता क्या है और इसमें आज के समय में क्या जरूरत क्या है कि इस तरह से कैसे नियंत्रण में रखा जाए। मीडिया लॉज की प्रासंगिकता ये है कि आज जिस तरह से कोरोना काल में या उसके पहले भी मीडिया के द्वारा बताए गए कई गैर कानूनी चीज़ें या फिर उसके अंदर बताई गई कई तरह की चीज़ें जो कि हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मास मीडिया जो है आज हमारे मॉडर्न युग का बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि मीडिया के द्वारा हम लोगों तक वो सारी जानकारी पहुंचाई जाती है जो कि लोग के विश्व के अंदर हो रही है, घटित हो रही है या फिर होने वाली है। क्योंकि आज का जो समाज है काफ़ी सोशल मीडिया पे आश्रित हो चुका है, तो इसमें से बहुत ही आवश्यक है कि मीडिया पे नियंत्रण रखा जाए और मीडिया में किस तरह की सामग्री परोसी जा रही है उस पर भी नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। तो मीडिया लॉ की प्रासंगिकता काफ़ी अहम हो जाती है ऐसे में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत किस किस तरह के कानून है और कब कब कानून बने हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे कानून आते हैं। अभी वो कानून है जिसके अंदर जो कि अभी प्रचलन में है, पहले भी प्रचलन में थे, और कुछ कानून ऐसे हैं जिसके अंदर संशोधन करके और उनको बदला गया है। कुछ कानून ऐसे हैं जैसे कि प्रेस रेगुलेशन एक्ट है या फिर वर्नैक्युलर प्रेस रेगुलेशन एक्ट है। कुछ है जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं जिसको कि आम जनता के आगे उजागर नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे एक्ट्स है जो कि हमारे आर्मी से या फिर हमारे देश की सुरक्षा को देश की सुरक्षा, हाँ, जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। या ऐसे कानून है जो कि जैसे हमारे पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे संविधान के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि आम जनता को उजागर नहीं किया जा सकता है, जिनकी जानकारी केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही होनी चाहिए। जी, हमारे विशेष लोगों को ही होनी चाहिए। और ये सब ऐसे हैं जिसको आरटीआई एक्ट के से अलग रखा
गया है इनको आरटीआई एक्ट के अंदर डाला नहीं गया है। वैसे भी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ऐसी सामग्री को नहीं बताया जा सकता है, पब्लिक को नहीं डोमेन में लाया जा सकता है जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा हो देश में, ऐसे गृह युद्ध की संभावना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखी जाती है हमारे देश में कि इससे शांति और सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने ये कहा कि ऑफिसर सीक्रेट एक्ट, तो उसमें क्या है, किन किन चीज़ों के, जैसे मान लीजिए वहाँ के स्टाफ की निजी जानकारियों को साझा किया जा सकता है अगर किसी के द्वारा अगर आरटीआई के माध्यम से मांगा जाता है तो? नहीं, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स हम आम जनता के अंदर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर वो देश की हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। हमारी आप डेमोक्रेसी को जान रहे हैं, जहाँ पे आम जनता का पूरा अधिकार है जानने का, तो इसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो सकता है आरटीआई के अंदर डालने में। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारे बॉर्डर पे चाइना के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, या फिर हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे अगर सारी जानकारी हम आम जनता को देने लगे तो फिर हमारे लिए भी वो कहीं ना कहीं खतरे की बात हो जाएगी। इसलिए हम सारी जानकारी आम जनता को नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सेना के जवान जो बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो देश सेवा कर रहे होते हैं और उनकी सारी वो अपने घर को छोड़ करके वहाँ होते हैं। अगर उनके बारे में अगर जानकारी ऐसे हासिल हो जाती है तो हो सकता है उनके घर को खतरा हो सकता है। तो ये सारी शांति व्यवस्था से जुड़ी अहम बातें हैं जो हमारे सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो करंट मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसके कई सारे चीज़ों को आजकल हम देख रहे हैं, मीडिया चैनल्स का जो व्यवहार हम देख रहे हैं, टीआरपी के होड़ में अपने लिमिट्स को भूल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करने की आवश्यकता है, क्या क्या कानून है जो उन्हें इस लिमिट को रोक पाने में सक्षम है? देखिए, आम जनता के लिए जहां आरटीआई डाला है आज हमारे गवर्नमेंट ने, जहां पे हम कुछ भी जानकारी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं और वो आम जनता का हक भी है, लेकिन वो एक रेगुलेटेड फॉर्म में रखा गया है। उसको किसी सीमित जगह पे ही यूज करना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी कानून बनाया गया है। जहाँ पे अगर फेक न्यूज़ हो रही है तो उसको साइबर आर्मी, हमारी जो आज आर्मी हमारी है, उसको सेटल करते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जिसके अंतर्गत 66A में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है या फॉल्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसको प्रोहिबिट करता है। आप यहाँ पे ये देख लें कि डिफॉर्मेशन एक्ट जो है 499 से लेके 500, 501, 502 आईपीसी के अंदर गलत इंफॉर्मेशन डालने पे आपके ऊपर मानहानि का दावा हो सकता है, या फिर महिलाओं को अगर अभद्र तरीके से दिखाया जाता है या उनके ऊपर कोई अभद्रता पूर्वक टिप्पणी करी जाती है तो उसको भी 1986 एक्ट के अंदर डाला गया है। नाबालिग लड़कियों को या फिर लड़कों को जो कि अभी बालिग नहीं हुए हैं या फिर 18 साल से कम है, उनको किसी भी तरीके से उकसाना या फिर उनको हत्या के लिए भड़काना, ये वाले सारे अधिनियम के अंदर डाले गए हैं, जिसके द्वारा हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्या इस तरह से जो अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो क्या सजा के क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस पे सजा का प्रावधान लागू होगा? आप जहाँ पे कंप्लेन, जैसे कि टेलीविजन है, टेलीविज़न पे कोई गलत प्रोग्राम आ रहा है या फिर कोई चीज़ आपको अभद्र लग रही है, गलत मीडिया पर हम कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें टेलीविज़न पे अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चाइल्ड से बालक से रिलेटेड या फिर वायलेंस वुमेन के अधिकारों को हनन कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट गंदी तरीके से दिखाया जा रहा है, या फिर कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस करा जा रहा है, लोगों में हीन भावना फैलाई जा रही है, तो इस तरह से आप टीवी की कोई भी कंप्लेन के लिए आप ब्रॉडकास्टर को कंप्लेन कर सकते हैं 7 दिनों के अंदर जब आपने वो प्रोग्राम देखा है। या फिर अगर कोई न्यूज़पेपर के अंदर फेक न्यूज़ आपको पता चल रही है तो आप काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास हथियार भी हैं कि अगर किसी तरह का वायलेंस हुआ है एक्ट का, तो हम एज ए सामान्य नागरिक की भांति हम उन्हें कंप्लेन भी कर सकते हैं, ताकि समाज में मीडिया का काफ़ी अहम स्थान है और उसका काफ़ी प्रभाव छोड़ता है हमारे बच्चों पे, हमारे समाज पे। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर इसी तरह का कोई कंटेंट अगर दिखाया जा रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे, तो हमें अवश्य आगे आनी चाहिए और शिकायत जरूर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक अच्छा प्रभाव
हमारे समाज पे पड़ता है और इससे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। तो हमारे मीडिया की जिम्मेदारी आज के समय में काफ़ी बढ़ गई है, तो इसमें काफ़ी हमें जागरूक होने की भी आवश्यकता है एक आम नागरिक होने के नाते। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम लोग रुख करते हैं सोशल मीडिया के और हम लोग रुख करते हैं जैसे अभी सोशल मीडिया के तौर पे ट्विटर, फेसबुक और OTT प्लेटफॉर्म जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी महत्व बढ़ा है, लोग इसका धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम उपभोक्ता होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, हमारे किस तरह से अपना राय प्रकट करना चाहिए? एक सभ्य समाज बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी भारत के नागरिक हैं और हमें ये जानना है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। आज के दौर में जब कोरोना काल में सभी सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, टीवी प्लेटफॉर्म्स भी कम हो गए थे, तब दूरदर्शन वालों ने रामायण वगैरह जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट किए थे, बहुत अच्छा था। लेकिन जहाँ पे ये सब अच्छाई दिखाई गई, वहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म जो कि अभद्रता का दर्शन हमें करवा रहा है, उसके लिए भी आज नई तरीके से अधिनियम लगाए जा रहे हैं और डिजिटल क्यूरेटिव कंटेंट कंप्लेन काउंसिल का बहुत ही जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम एक नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक होने के कर्तव्य को पालन करने के लिए हमें देखना है कि हम आज किस तरह से अपने बच्चों को किस तरह का समाज देना चाहते हैं, ये भी हमें ही तय करना होगा एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून की नहीं होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है जब हम समाज में रह रहे होते हैं। तो और अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये कानून है, कहाँ तक हम अपने बच्चों को किस तरह से कानून के नज़रिए, क्योंकि एक ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनसे काफ़ी गलती जब हो जाती है तो उसका नुकसान उनको पूरा जीवन भर उन्हें उठाना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे जो माता पिता जो हैं, हमारे अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से उन्हें उपयोग करने को प्रोत्साहित करना चाहिए? आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें, इसके बारे में बताएं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके सही यूज़ करने के तरीके और उसके ऊपर कार्रवाई। अगर कोई गलत कंटेंट हमारे पास आ रहा है, गलत चीज़ हमको दिखाया जा रहा है, तो हम उसकी कंप्लेन करें, उसको रजिस्टर करें और ये चीज़ ध्यान रखें कि हमको एक अच्छा समाज बनाना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और सही वातावरण दे सकें बढ़ने के लिए, उनके ग्रोथ करने के लिए, ताकि बच्चा आगे जाकर अच्छा इंसान बने। बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम आजकल ये देखते हैं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें TRP बढ़ाने के लिए काफ़ी छोटे छोटे न्यूज़ को भी बहुत हाइप करके दिखाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, कुछ इस तरह से लोग दिखाते हैं। तो ऐसे में उन मीडिया चैनल्स की भी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ये कुछ दिनों पहले मैंने भी देखा था जहाँ पर TRP बढ़ाने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे थे और दिखाया भी था, लेकिन ये बहुत गलत, क्योंकि TRP जहाँ बढ़ाने के लिए हम पैसे उपयोग कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं करप्शन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जी पेड न्यूज़ का चलन भी बढ़ा है और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि गलत न्यूज़ हम स्पॉन्सर करेंगे और अराजकता फैलाएंगे और कानून की जानकारी कम होने के कारण लोग इसको मान भी लेते हैं, या फिर सही जानकारी होने के कारण भी लोग बाग इसको मान लेते हैं। लेकिन ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए और इसका भी कंप्लेन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया की अहम भूमिका है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं नकारात्मक न्यूज़ को आप हाइप करके दिखाना, तो समाज में एक नकारात्मक वातावरण बैठता है और जिसके कारण समाज में बहुत इसका लंबे अरसे तक प्रभाव देखा जा सकता है और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है हमारे देश में, उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंत में हम चलते चलते हैं आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, हमारे माता पिता अभिभावक हैं, एज ए श्रोता, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस मीडिया लॉ से संबंधित बातों के बारे में? श्रोताओं से मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप सही जानकारी लें और अपने बच्चों को इस तरह से निपुण बनाएं, उनको सही शिक्षा देके इस तरह से उनका पालन करें कि आगे जाके एक सभ्य समाज का निर्माण हो और हम एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह उभरें।
बिल्कुल, क्योंकि हमारे चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, और इसका काफ़ी रोल भी अहम हो चुका है आज के समय में। तो ऐसे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे मीडिया का क्या लिमिट्स है, किस लिमिट्स तक हम आगे जा सकते हैं, और किस अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो समाज में क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है सूचना और प्रौद्योगिकी का है, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी अनबैलेंस्ड होते हैं तो इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर हम यही चाहें कि अगर हम समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इसका एक बेहतर विकल्प भी मौजूद है हमारे हाथ में। हमारे सोशल मीडिया, हमारे प्लेटफॉर्म जो हमारे पास उपस्थित हैं, उससे हम अपने देश को सकारात्मक तरीके से एक अलग ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी को आप हमारे श्रोताओं को आपने हमारे बीच अवगत करवाया, हमारे शेयर किया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुनेंगे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें।